हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, इस समय क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 4 चल रही है, रासायनिक बल की। इसके 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज डे 4 है। 4th डे में हम लोग आज केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कल बताया था अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों की परिभाषाएं बताई थी कल के लेक्चर में, दोनों को समझाया था, दोनों में अंतर बताया था। अब उसके जो कुछ स्पेशल केसेस हैं हम उस पर आज बात करने वाले हैं। मैंने कल बताया था कि कुछ रिएक्शन ही आपको याद करनी है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये कोई रिएक्शन मैंने लिख के रखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? NH4NO2 gives N2 + 2SH2। अब मुझे पता करना है कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। तो मैं ये देखूंगा कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो ये रहा अभिकारक, अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या। तो बाकी टिपिकल चीजें छोड़िए, वो परिभाषा में थी। सिर्फ अब क्या किस पे ध्यान देना है? अभिकारकों के अणुओं की संख्या। अब यहां देखो, ये रिएक्शन दे रखी है, कितने अभिकारक हैं? अभिकारक का एक अणु ये हो गया और अभिकारक का एक अणु ये हो गया। तो अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस रिएक्शन को देखिए, अभिकारकों के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं इसके, ये 2 लिखा हुआ है, 2 अणु इसके भाग ले रहे हैं, 1 अणु इसका। तो अभिकारकों के 3 अणु भाग ले रहे हैं, अर्थात इस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी 3। तो ये 3 रिएक्शन दे रखी थी, मैंने तीनों अभिक्रियाओं की आणविकता पता कर ली। अभिक्रिया को देखकर ही हम, अगर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है तो हम अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आणविकता लिख ली, जबकि देखो इसकी आणविकता 1, इसकी 2 और इसकी 3। रिएक्शन देख के लिखी है, याद करके नहीं आया मैं कैसे। अब इसकी आणविकता 1 है, तो जो आणविकता होती है वही कोटि होती है। कोटि कितनी हो गई? 1। इसकी आणविकता 2 है, तो इसकी कोटि भी कितनी? 2। इसकी आणविकता 3 है, कोटि कितनी? 3। तो 99% रिएक्शंस में यही होता है कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। अब रिएक्शन को, अभिक्रिया को देखकर मैं आणविकता पता कर लूंगा, आणविकता याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो आणविकता होगी वही कोटि होगी, तो कोटि भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो 99% रिएक्शंस में ना आपको अभिक्रिया की आणविकता याद करने की आवश्यकता है और ना ही आपको अभिक्रिया की कोटि याद करने की आवश्यकता। आपका काम इजी हो जाएगा। अब बचती है 1% रिएक्शन, जो कुल मिलाकर जमा कुल में 5-6 बनती हैं 12th के सिलेबस में, जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं उनकी बात करूंगा। ये मैंने कुछ यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई हैं, अभी हम इन पर चर्चा शुरू करते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, देखो। अब मुझे पता करना है इस अभिक्रिया की आणविकता पता करनी है। ठीक है, गिन लो भैया, अभिकारक के कितने अणु? 1 और 1 2, 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता 2 हो गई। इस अभिक्रिया की आणविकता पता करनी है, तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1 और 1 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई। इस अभिक्रिया की आणविकता पता करनी है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता यहां भी 2 हो गई। इस रिएक्शन में देखो, अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं अभी, तो इस अभिक्रिया के अंदर भी अभिक्रिया की आणविकता 2 हो जाएगी। यहां पर भी देखिए आप, अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं इस रिएक्शन में, 2 अणु अभिकारक के, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई। तो मैंने पहले ही बोला कि अभिक्रिया की आणविकता तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन देखकर ही आणविकता पता कर लेते हैं कि इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। अब बात आती कोटि की। कोटि अभिक्रिया को देखकर कभी ज्ञात नहीं की जा सकती। ये तो इत्तेफाक है कि 99% रिएक्शंस में जो आणविकता होती है वही कोटि होती है। तो 99% रिएक्शन की टेंशन खत्म हो गई। अब बच रही है 1% में, मतलब 12th के पाठ्यक्रम में अगर मैं बात करूं तो मात्र आपकी 5 अभिक्रियाएं हैं, ओनली 5 रिएक्शंस, कि इनमें दिख रहा है कुछ और होगा कुछ। तो ये 5 स्पेशल केस हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले एस्टर का जल अपघटन। एस्टर के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। 11th में आपने शायद एस्टरीकरण पढ़ा होगा, बाद में बात होगी उसकी। एस्टर का जल अपघटन, ये एस्टर के जल अपघटन की रिएक्शन है और इसमें आपको दिख रहा है कि 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता कितनी? 2 हो गई। अब आपका मन कहता होगा कि आणविकता 2 है तो कोटि भी 2 होनी चाहिए, लेकिन नहीं,
इसकी कोटि है 1। स्पेशल केस याद करना है। अभिक्रिया में भले ही अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर करता है। इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, इसकी सांद्रता घटाएंगे तो वेग घटेगा। ये प्रयोगों के द्वारा करके देखा गया है। जल की मात्रा बढ़ाते हैं अथवा जल की मात्रा घटाते हैं, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोटि क्या कहती है कि अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित होता है। मतलब ऐसे अणु कि जिनकी सांद्रता परिवर्तित की जाए तो वेग भी परिवर्तित होना चाहिए। ऐसे अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल अणु तो 2 है, तो कुल अणु तो आणविकता हो गई, लेकिन ऐसे अणु कितने हैं जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकती है? तो उत्तर 1 होगा। कैसे पता चला? प्रयोगों के द्वारा। फिलहाल तो हमें याद ही करना है कि प्रयोग तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते। तो याद किया जाने वाला पहला उदाहरण जो आपको स्पेशल केस मैंने बोले 5 याद रखने हैं, बाकी दुनिया में कुछ आपको याद नहीं रखना। बाकी सबकी आणविकता कोटि अभिक्रिया देखकर आप खुद बता दोगे, अभी मैंने बताया भी था। इन 5 को स्पेशल केस है। स्पेशल केस नंबर 2, सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज चीनी, शुगर, चीनी को पानी में डाला, इन्वर्टेज एंजाइम उसे बदल देगा ग्लूकोज नॉन फ्रक्टोज में। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आगे 14th यूनिट है जैवड़ू, वहां पर मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गया। अभी यहां पर भी भाई मन कह रहा है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। आणविकता कितनी? 2। यहां तक आप बिल्कुल सही हो कि अंदर से अगर आपने ये स्पेशल केस याद नहीं किया हुआ है तो अंदर से आवाज आएगी कि कोटि भी 2 है, लेकिन नहीं, कोटि 1 है। 2 अणु भाग ले रहे हैं, वो आणविकता हो गई। अभिक्रिया का वेग सुक्रोज की सांद्रता बढ़ाने से बढ़ता है, सुक्रोज की सांद्रता घटाने से घटता है। इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। जल की सांद्रता घटाने या बढ़ाने से वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अभिक्रिया का वेग इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 हो गई। मतलब ऐसे अणु कितने हैं जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकती है? तो उत्तर आएगा 1 ही है। कैसे पता चला? प्रयोग के द्वारा। फिलहाल आपको याद करना है। तो 2 स्पेशल केस हो गए जो आपको याद करने हैं। तीसरा स्पेशल केस ये रहा, जल की सतह पर H2Cl2 आपस में संयोग करके HCl बनाते हैं। हमने देखा कि अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता 2 हो गई, सही है। अब कोटि, तो जवाब मन कह रहा होगा यार कि 2 अणु भाग ले रहे हैं तो कोटि 2 होनी चाहिए, 2 नहीं होगा तो 1 तो हो ही जाएगी। लेकिन जब प्रयोगों के द्वारा इसका सत्यापन किया गया तो पता चला कि H2 की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है अथवा Cl2 की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इतना कम होता है कि अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यानी अभिक्रिया के वेग को ना तो H2 की सांद्रता प्रभावित कर पाती है और ना Cl2 की सांद्रता प्रभावित कर पाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी अणु ऐसा नहीं है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सके। ऐसे अणुओं की संख्या 0 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन हो रहा है प्लेटिनम उत्प्रेरक की सतह पर। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये क्या बना रहा है? N2 और O2 बना रहा है। तो अणु भाग ले रहे हैं 2, आणविकता 2 हो गई। मन कह रहा है कि कोटि 2 है, लेकिन नहीं, इस अभिक्रिया की कोटि भी 0 है। क्यों? क्योंकि 2 अणु भाग तो ले रहे हैं, लेकिन सांद्रता बढ़े या घटे, जो ये देखिए अपने हिसाब से हो रही है, बहुत स्लो स्पीड से चल रही है। इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी तो स्पीड नहीं घटेगी। यानी ऐसा कोई अणु नहीं है, अणु तो 2 है, आणविकता 2 हो गई, ऐसा कोई अणु नहीं है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सके। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 0। तो याद किया जाने वाला चौथा स्पेशल केस और 5वां और अंतिम स्पेशल केस जो आपको याद रखना है, ये अमोनिया के बनाने की अभिक्रिया होती है। उसे रिवर्स करके लिखा हुआ है कि अमोनिया बनने के साथ साथ मॉलिब्डेनम की सतह पर धीमे धीमे अपघटित भी होती रहती है। तो अमोनिया ज्यादा हो तब भी उसी स्पीड से अपघटित होगी, कम हो तब भी उसी स्पीड से अपघटित होगी। यानी कुल अणुओं की संख्या 2 है, अर्थात आणविकता तो 2 हो गई। लेकिन ऐसा कोई अणु यहाँ पर नहीं है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सके। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या 0 है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी। अंतिम बात, ये कोटि कभी अभिक्रिया देखकर ज्ञात नहीं की जाती, ये प्रयोगों के द्वारा ही निकाली जाती है। कोटि हमेशा प्रयोगों के द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ पर ये जो प्रयोगों से डेटा प्राप्त हुआ है, प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो 5 स्पेशल केस आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है।
चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा इसमें अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो आइए समझते हैं, अगर आता है क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे और होता क्या है। तो इसके लिए हम कोई मान लेते हैं कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार हो रही है, ठीक है। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। अब मैं लिखता हूं अभिक्रिया क्या हो रही है। ये लिख लिया कि मैंने मान लिया कि कोई एक कौन है, कोई अभिकारक है और अभिक्रिया करके ये काय में बदल रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रारंभ में। तो प्रारंभ में का मतलब समझ लीजिएगा आप अच्छी तरह से। प्रारंभ में का मतलब होता है कि वी आर रेडी टू स्टार्ट द रिएक्शन, हम तैयार हैं, अभिक्रिया शुरू होने वाली है लेकिन अभी स्टार्ट हुई नहीं। अब ये जो पदार्थ ए है, मैंने शुरू में कुछ ना कुछ मात्रा में अभिकारक तो लिया जाएगा। जब अभिकारक लेंगे तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी, है ना। तो मैंने मान लिया कि प्रारंभ में जो अभिकारक ए था उसके ए मोल लेकर अभिक्रिया को प्रारंभ कराया। अब ये प्रारंभ लिखा हुआ है, इसका मतलब ए मोल के साथ मैं रेडी हूं लेकिन अभिक्रिया हुई नहीं। अब अभिक्रिया जब होगी तब इसका ये जो है ना धीरे धीरे काय में बदलना शुरू हो जाएगा। ये जो अभिकारक मैंने लिया है वो धीमे धीमे उत्पाद में बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था पहले भी, फिर समझिए। ये जो अभिकारक लिया है धीमे धीमे अभिकारक घटता जाएगा, उत्पाद बढ़ता जाएगा। अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। एक अवस्था ऐसी आएगी कि अभिकारक सारा खत्म हो जाएगा, सारा का सारा अभिकारक काय में बदल गया, उत्पाद में। रिएक्शन कंप्लीट। तो अभी प्रारंभ का मतलब है कि अभी जो ये ए मोल है ये उत्पाद में बदले ही नहीं है। तो प्रारंभ में उत्पाद की मात्रा कितनी हो गई? 0। अब मैं लिखता हूं टी समय बाद, मतलब टी कोई समय हो गया, टी समय के बाद क्या होगा? ए मोल लिए थे, अब रिएक्शन हो चुकी है, कुछ समय व्यतीत हो चुका है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ हिस्सा काय में बदल चुका है, उत्पाद में बदल चुका है। इसका कुछ हिस्सा बदल गया काय में, उत्पाद में। इसका कुछ हिस्सा उत्पाद में बदल गया, तो ये घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, क्योंकि खर्च हुआ है। अब वो अज्ञात मात्रा जो खर्च हुई है, मैंने मान लिया x मोल खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? x। तो ये मेरे पास था, x चला गया, खर्च हो गया, तो x घट गया। 10 का नोट था, 2 रुपया खर्च हो गया। 10 रुपया था मेरे पास, 2 रुपया खर्च हो गया, कितना बचा? 10 - 2 8 बचा। 10 रुपया था मेरे पास, 2 खर्च हो गया, कितना बचा? 10 - 2 मतलब 8। ए था, x खर्च हो गया, कितना बचा? a - x। समझ में आया? 10 था, 2 खर्च हो गया, क्या बचा? 10 - 2। a था, x खर्च हो गया, क्या बचा? a - x। अब ये कितना बन जाएगा? x बन जाएगा, x मोल बन गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं अभिक्रिया के वेग नियम से। अभिक्रिया के वेग नियम से। अब ये वेग नियम कोई नया नियम नहीं है, मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, वो इसीलिए बताया था मैंने, और तात्कालिक वेग भी बता चुका हूं मैं सेकेंड लेक्चर में। तो जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है वही अभिक्रिया का वेग नियम है, वही अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में इस्तेमाल किया जाता है। तो अभिक्रिया के वेग नियम से मैं क्या निकाल रहा हूं? dx/dt। अब समझ जाओ, सेकेंड लेक्चर देखा होगा आपने, dx/dt क्या होता है? अभिक्रिया का तात्कालिक वेग समानुपाती काय के समानुपाती होता है? अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के। dx अभिकारक की मात्रा में सूक्ष्म परिवर्तन, dt अभिक्रिया में लगा सूक्ष्म समय, सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन और सूक्ष्म समय के अनुपात को तात्कालिक वेग कहते हैं। dx/dt पढ़ा चुका हूं मैं इसी चैप्टर में। अच्छा, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से मैंने बताया कि अभिक्रिया का जो वेग है समानुपाती होगा काय के? अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के। अभिकारक कौन है? A, और ये क्या होगा? A का सक्रिय द्रव्यमान। तो अभिक्रिया का वेग नियम मुझे बता रहा है कि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, काय के समानुपाती है? अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के। अब देखिए dx/dt क्या है? ये t समय, t लिखा है ना, t समय बाद अभिक्रिया का वेग। ये क्या है? t समय बाद अभिक्रिया का वेग। मैं t समय बाद तो निकाल लूंगा अभिक्रिया का वेग, तो t समय बाद अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा t समय बाद अभिकारक की सांद्रता। तो ये बताइए t समय के बाद प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? a मोल। t समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई? a - x। यानी t समय बाद अभिकारक की सांद्रता ये हो चुकी है a - x।
अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटा दूं तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, एक स्थिरांक आ जाएगा k इंटू a माइनस एक्स। ये समीकरण इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, अब a माइनस एक्स क्या है, t समय बाद अभिकारक की सांद्रता। अगर मैं यहां पर लिखता हूं यदि a माइनस एक्स बराबर 1 मोल पर लीटर, सांद्रता की इकाई होती है ना मोल पर लीटर, अगर ये मात्रा कितनी हो, ये मात्रा कितनी हो, 1 मोल पर लीटर हो, टी समय बाद अभिकारक की बची सांद्रता यदि कितनी हो जाए, 1 मोल पर लीटर, तो इसकी जगह मैं बल लगा दूंगा, और इसकी जगह बल लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, dx अपॉन dt बराबर k बचेगा। तो 1 हो गया dx अपॉन dt बराबर k। यहीं से परिभाषा निकल के आ जाएगी, जहां k क्या है, जहां k एक स्थिरांक है, इसे ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इस तरह आप थोड़ा ड्राइव करके दिख जाएगा, परिभाषा लिख देंगे, क्या बता देंगे, यहाँ k एक स्थिरांक है, इसे ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, यह है अभिक्रिया का वेग और यह है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है, कब बराबर हुए, जब अभिकारकों की सांद्रता एक का मतलब इकाई हो जाए। तो यहां परिभाषा निकल के आ जाएगी, अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर, अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया के वेग को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। लिख पाओगे आप कि अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर, अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया के वेग को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो dx अपॉन dt बराबर क्या है। एक और बात, इस अवस्था में जो ये वेग स्थिरांक किस अवस्था में है, जब सांद्रता इकाई होगी, सांद्रता इकाई होगी, उस अवस्था में वेग स्थिरांक को हम विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में अभिक्रिया के वेग को विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। देखिए मैं ये खत्म हो गया। और हाँ, वेग स्थिरांक की खास बात, और ये स्थिरांक है कि कांस्टेंट है, लेकिन ताप परिवर्तन के साथ, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, के क्या है, एक स्थिरांक है, जब जब ताप परिवर्तित होगा तो के की वैल्यू भी परिवर्तित हो जाएगी, यानी के का मान ताप के मान पर निर्भर करता है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में, मैं कम समय में ज्यादा चीजें कराने के मूड में रहता हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड होती है, ऑनलाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चीजें करा देता हूँ। कुछ अनसिस्टमेटिक अगर लिख जाता है तो नोट्स में आपको प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड नोट्स हैं, आप लोगों ने ले रखे होंगे, नहीं लिए वो लोग ले लीजिएगा, सब आपको प्रॉपर ऐसे का ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है, रोज रोज नंबर भी लिखता हूँ, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप से आप मुझसे नोट्स ले सकते हो, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सब कुछ हिंदी में कंप्यूटराइज्ड है, सिस्टमेटिक लिखा हुआ, जो शब्द मैंने बोला होगा वही शब्द वहाँ पर लिखा मिलेगा। इससे फायदा आपको याद करने में ऐसा लगेगा आपके हाथ के खुद के नोट्स हैं, बहुत आसानी से आप याद कर पाओगे। और हाँ, अगर मेरी भैया वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, तो प्लीज़ कम से कम अपने 10 मित्रों तक तो मुझे पहुँचा दीजिए, आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा। अब आगे देखिए, ठीक है, अब मैं इसमें लास्ट टॉपिक जो आज का जोड़ना चाहता हूँ वो टॉपिक है, डस्टर से बोर्ड काला हो जाता है, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं, कपड़े से साफ करता हूँ। अब इसमें जो लास्ट आता है एक टॉपिक, बहुत ज्यादा परीक्षा होती है, जो अभी कराया मैंने ना, आज तीनों टॉपिक, आज के तीनों आप उठा के देखिएगा अनसॉल्व पेपर, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अब तक जितना भी मैंने काम कराया है आपको समझ में की गई है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज के सेशन में कराई गई एक एक चीज बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कराने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन आज के जो सेशन आपने देखा होगा, जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं आप आंसर उठा के देखिए, हर प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो उसी क्रम में जो अगला है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा पूछा जाता है कि आभासी एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब आभासी एक अणुक अभिक्रिया देखो क्या है, नाम आपको इशारा कर रहा है, आभास होगा कि अभिक्रिया एक अणुक है, लेकिन होगी नहीं। आभासी एक अणुक, एक सीधो इंग्लिश छोड़ो, चलो
सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। अब मैं रिएक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखी। अभी जो 5 उदाहरण बताए थे ना, उन्हीं में से उदाहरण भी वही रिपीट होने वाले हैं। मैंने बोला 5 के अलावा अलग से कोई याद नहीं करना। C12H22O11 प्लस H2O, मतलब ये हो गया सुक्रोज यानी चीनी, और चीनी का क्या करा दिया, जल अपघटन। जल अपघटन करा दिया तो ये बदल गया काय में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। जी फॉर ग्लूकोज, एल फॉर फ्रक्टोज। अब क्या है, मुझे लिखना है सब क्रिया की आवश्यकता। पहले मैं अब क्रिया की वेग समीकरण लिख के दिखाता हूं। अभिक्रिया की वेग समीकरण, ये बार बार वही द्रव्य अनुपात की क्रिया का नियम चल रहा है। अब क्रिया का वेग क्या होगा, dx अपॉन dt। काय के समानुपाती हो जाएगा भैया, दो विकारक है। पहला विकारक कौन सा, C12H22O11, इसका सक्रिय द्रव्यमान गुणा दूसरा विकारक कौन सा, H2O का सक्रिय द्रव्यमान, ब्रैकेट को बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान, इंग्लिश में एक्टिव मास बोल देते हैं, ये होगा। अब इसकी पावर 1, मतलब वेग इस पर निर्भर करता है। ये प्रैक्टिकल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस पर आधारित आंतरिक प्रश्न भी 2-3 दिन के बाद होने वाले हैं। इसकी पावर 0, तो पावर 0 क्या बता रही है, 0 पावर ये बता रही है कि इसका सामता बढ़ाओ चाहे घटाओ, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामता बढ़ा दो चाहे घटा दो, पावर 0 है, तो सामता बढ़ाओ चाहे घटाओ वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी सांद्रता 1 है, बढ़ाओगे तो वेग बढ़ जाएगा, घटाओगे तो वेग घट जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग इसके समानुपाती है। इसकी सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा, लेकिन वेग का इस H2O की सांद्रता से कोई संबंध नहीं। अब ये प्रैक्टिकल के द्वारा ज्ञात किया गया है, देखकर नहीं लिखा गया समीकरण को, प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया गया है। वही 5 स्पेशल केस जो अभी कुछ देर पहले बताए थे, उन्हीं में से एक है। अब मैं यहां पर लिखने के बाद अब मैं लिखता हूं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की कोटि लिख लो पहले, चलो कोटि बता दो मुझे। कोटि कितनी है, इस पर तो वेग निर्भर कर नहीं रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है। कोटि की परिभाषा बताया था ना कि अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को कोटि कहते हैं। तो इसकी घात 1 और इसकी घात 0, 1 + 0, कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस हिसाब से अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अभिक्रिया की कोटि 1 निकल के आ गई भैया। अब कोटि 1 क्या बता रही है, ऐसा लग रहा है कि यार इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तो वेग बढ़ता है, इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं वेग बढ़ता है, सांद्रता घटाते हैं वेग घटता है। तो मुझे आभास हो रहा है कि अभिक्रिया में यही भाग ले रहा है, ये भाग नहीं ले रहा है। इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं वेग प्रभावित नहीं होता, सांद्रता घटाते हैं वेग प्रभावित नहीं होता। तो मुझे आभास हो रहा है कि ये भाग ले रहा है और ये भाग नहीं ले रहा है, लेकिन ये सिर्फ आभास है, क्योंकि अगर जल को आप बिल्कुल हटा देंगे ना तो बिना जल के रिएक्शन होगी नहीं। तो जल भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्योंकि बिना जल के ये अभिक्रिया होना संभव नहीं है। तो जल अभिक्रिया में भाग ले रहा है, लेकिन आभास हो रहा है कि भाग नहीं ले रहा है। आभास क्या हो रहा है, एक अणु पे है, वैसे कितने, 2 अणु पे। कितने अणुओं ने भाग लिया है, 2 अणुओं ने। तो कैसी हो गई, 2 अणु। आपको आभास क्या हो रहा है कि एक अणु के, इसलिए बोलते हैं आभासी एक अणु अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया 2 अणु होती है, लेकिन वेग चूंकि एक ही पर निर्भर कर रहा है, तो आपको आभास होता है कि अभिक्रिया एक अणु है। और सिंपल परिभाषा बताता हूं मैं अभिक्रिया की, यहां पर आणविकता और लिख लो, परिभाषा यहीं से निकल आएगी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आणविकता कितनी है, 2। तो सामान्य मामलों में क्या होता है कि जो कोटि होती है वही आणविकता होती है, जो कोटि होती है वही आणविकता होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोटि जो है, कोटि अलग है, आणविकता एक है, अलग है। तो सिंपल परिभाषा, ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक नहीं होती है, आभासी एक अणु अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक नहीं होती है, आभासी एक अणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। प्लीज समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिएगा, प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डेरिवेशंस हैं आगे, यहाँ तक का बेसिक काम खत्म हुआ है, अब 2-3 डेरिवेशन में कराऊंगा, और डेरिवेशन के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।